आमतौर पे जब भी वॉर युद्ध जैसे सिचुएशन होते हैं दुनिया में तो सोने के दाम तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन इस बार के वॉर में उस तरह की तेजी नहीं आई। आखिर हुआ क्या, यही आज जानने की सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे। और गोल्ड के मार्केट में नया क्या कुछ चल रहा है, ये चर्चा होगी। हमारे साथ एक खास मेहमान है, नितिन केडिया है। केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर है और साथ ही AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी भी है। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहली चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ कि इस बार जो वॉर हुआ ईरान और US और इजराइल के बीच में, तो जितनी तेजी की संभावनाएं लग रही थी वो पूरी नहीं हुई। क्या वजह है? क्या एनर्जी कॉस्ट की चिंता हावी थी, या कुछ डॉलर में मजबूती की चिंता, या कुछ और? देखिए, जितना इजी समझा जाता है, जितना ऑब्वियस ट्रेड्स जो होती हैं, वो ऑब्वियस ट्रेड्स जो होती हैं वो उतना आपका साथ नहीं देती है। फ्राइडे नाइट को न्यूज़ आ चुकी थी कि वॉर हो गया एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट गोल्ड जो है वो काफ़ी ऊपर खुलेगा। और इनफैक्ट क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो संडे को हमने क्रिप्टो मार्केट के अंदर 5580 तक गोल्ड को जाते हुए देखा था। बट विश्वमन जी, बड़ा क्लियर था कि गोल्ड ऊपर जाएगा, इक्विटीज़ नीचे आएंगी। तो मंडे अगर हम बात करें तो मंडे ओपनिंग मार्केट से ही हम अक्रॉस द वर्ल्ड देख रहे थे कि गोल्ड जो है उसमें बाइंग हुई और हमने $5400 के ऊपर देखा। और वी आर कंटिन्यूसली सेइंग कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक बार ये 5400 टच करेगा। बट जो ऑब्वियस ट्रेड्स दिखती हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि गोल्ड को एज अ सेफ हेवन लिया जाता है। अब इस वॉर की बात करें तो दिस वॉर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज जो ईरान के पक्ष में अगर कोई एक बात है तो वो एक ही बात है कि वो पूरे एशिया की जो ऑयल सप्लाई है, उस ऑयल सप्लाई को वो बाधित कर सकता है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो ईस्टर्न वर्ल्ड की जितनी भी ऑयल सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ही थ्रू होती है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी दोनों को जो है, उधर हिजबुल्लाह ने रेड सी को बंद कर दिया, इधर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। तो इससे पूरी की पूरी सप्लाई रुक गई। तो अब क्रूड के दाम अगर आप देखें तो जो $65-66 के आसपास चल रहे थे, कल $88-90 हो गए। ये $88-90 का भाव जो है ये बेस भाव है। अब इसके ऊपर अगर प्रीमियम की बात करें तो कई जगह 15 से 20% के प्रीमियम्स चल रहे हैं। यानी अब मुझे चिंता है कि मेरे देश में ऑयल कैसे आएगा, और अगर मुझे ऑयल चाहिए तो जाहिर सी बात है कि मुझे डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हर देश इस समय जो शॉर्ट समय है उसके लिए डॉलर इकट्ठा करने में लगा है। एंड डॉलर हैज़ इमर्ज एज अ सेफ हेवन। और जैसे ही डॉलर एक सेफ हेवन की तरफ इमर्ज हुआ और 99 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकला, तो हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर, जिसका सांप और नेवले जैसी लड़ाई चलती है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में, तो यहाँ पे शॉर्ट समय के लिए हमने डॉलर को एक विजयी होते हुए देखा है। और यहाँ पे गोल्ड में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एक करेक्शन जो है वो बना हुआ है। ओके, चलिए, एक तो ये बात हुई, लेकिन डॉलर में भी मजबूती है तो एक इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आमतौर पे तो कहा जाता है कि विपरीत चाल दोनों की होती है। डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड घटता है, गोल्ड बढ़ता है तो डॉलर कमज़ोर होता है, तो इस तरह की चाल। लेकिन दोनों की सेफ हेवन अपील है, तो दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं क्या? इस तरह का भी सिनेरियो आपको डेवलप होते हुए आगे चल दिख रहा है क्या आगे चलकर? देखिए, ये डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर। अब आज की डेट में मेरी ज़रूरत ऑयल है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब अगर ऑयल मेरी ज़रूरत है और मुझे सोना खरीदना है तो उसके लिए उसके लिए मुझे डॉलर की ज़रूरत है। अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉलर लाऊंगा। अब डॉलर आएगा कैसे? तो डॉलर पिछले अगर हम 18 महीने की बात करें तो किसी भी कंट्री ने डॉलर के अंदर रिजर्व्स बढ़ाए नहीं है। जितना हो सकता है उतना कम करने की कोशिश करी है डॉलर रिजर्व्स को। तो अल्टीमेटली आपको गोल्ड बेच के ही लाना पड़ेगा डॉलर को। तो दैट्स अ रीज़न कि हम गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक तो उस हिसाब तो प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए। सर आप देखो 8% का प्रेशर आया है, ये तब आया है जब वॉर चल रहा है। 5400 हमने देखा, 5400 से हमने $5000 जो है नेक्स्ट डे लगते हुए देख लिया। और प्रेशर आपको केवल यहाँ पे प्राइस के अंदर नहीं दिखेगा। आप ये देखिए कि लगभग $120 बिलियन जो है वो ETF के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट हुए हैं 24, 25 और 26 फरवरी तक। अगर मैं मिला लेता हूँ फरवरी 26 तक $3 बिलियन केवल 2 दिन के अंदर निकल गए, 3 मार्च और 4 मार्च को। आगे ये और बढ़ सकता है क्या निकासी? देखिए, अगर डॉलर की ज़रूरत आएगी और जिस तरीके से गोल्ड में प्रेशर बढ़ रहा है, पोलैंड जैसी सेंट्रल बैंक्स ने भी बोल दिया है कि उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो गोल्ड को मोनेटाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन कैन बी इन द वे ऑफ स्वैपिंग ऑल्सो, इट मे बी इन द वे ऑफ सेलिंग ऑल्सो, एंड दे बोथ विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द प्राइजेस। तो ये जो प्रेशर है ये डेफिनेटली बढ़ सकता है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जितना भी प्रेशर है ये मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगा एंड गोल्ड विल अगेन इमर्ज एज अ सेफ हेवन बैट। डॉलर के डोमिनेंस पे जब भी सवाल उठते हैं ना,
तब अमेरिका कुछ ना कुछ फैसला कर लेता है, और वो कोई बहाने ढूंढ के करता है। अब हमने देखा वेनेजुएला के केसेस में, वेनेजुएला डायरेक्ट युआन में डील करने लगा था, तेल बिक्री करने लगा था। यहाँ पे ईरान के साथ भी इसी तरह से चाइना डील कर रहा था। तो क्या ये चीज़ पसंद अमेरिका को नहीं आता है? वो बहाना ढूंढ के उस सिस्टम को तोड़ता है ताकि डॉलर का डोमिनेंस बढ़े, और डॉलर डिबेसमेंट की, डी डॉलराइजेशन जो थीम है, आपको लग रहा है वो अब बैक सीटेड हो गई है? विश्व जी, मैं 2-3 दिन से ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये सवाल आने का कारण क्या है कि देखिए, टैरिफ के माध्यम से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है उसको पुश करने की कोशिश की गई और सबने बोला कि 30 से 40-50 बेसिस पॉइंट का जो इम्पैक्ट है वो हमें टैरिफ की वजह से हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के टैरिफ को जो है वो इलीगल करार दिया, तो आप देखिए सडनली, ऑल ऑफ सडन जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गई। और चाहे फेड के नए चेयरमैन की आप बात कर लें, वो भी जो है एक हॉकिश चेयरमैन को ट्रंप लेके आए हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रंप के दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वो लो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं हमेशा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे अगर एक्शंस की बात करें तो सारे एक्शन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि इन्फ्लेशन की तरफ फोकस्ड है। और इन्फ्लेशन की तरफ जब आप फोकस्ड हो जाते हो तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे कड़े डिसीजंस का मतलब हो जाएगा डॉलर की स्ट्रांगनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए शायद हम डॉलर वीकनेस की बात कर रहे हैं कि यूएस, ट्रंप ने अभी 1 महीने पहले बोला भी था कि अगर ये हो रहा है तो यूएस के लिए अच्छा है, डॉलर वीक हो रहा है। आप देखें तो वहीं पे डॉलर का लो बन गया था और वहीं से डॉलर इंडेक्स ने अपर साइड देना शुरू कर दिया था, अपर साइड में आना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करें और आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक ऑफ द डोर ये सारी एक्सरसाइज जो है वो एक तरफ, जहाँ पे यूएस की जो एनिमेशन इंडस्ट्री, अगर पिछले 240 साल ले लें आप यूएस के, उसमें से आप 16 साल हटा दें तो यूएस कहीं ना कहीं वॉर में ही रहा है। तो वो अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फ्यूल जो है वो देते रहते हैं और इसी की वजह से उनकी जो वर्ल्ड डोमिनेंस है वो बनी रहती है और जो डॉलर है उसकी भी डोमिनेंस बनी रहेगी। क्योंकि यूएस को ये पता है कि जब तक डॉलर की डोमिनेंस है, जब तक ऑयल का ट्रेड डॉलर के अंदर हो रहा है, तब तक यूएस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड पे राज कर सकता है, तब तक वो अपने टैरिफ का डर जो है वो दूसरे देशों को दिखा सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपको लग रहा है कि जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, बाकी अन्य करेंसी की, सोने को लेकर न्यूट्रल करेंसी वाले नैरेटिव भी लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी स्टोरी में अब दम नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ब्रिक्स की तो बात बंद हो गई। अब आप ईरान और रशिया की बात करिए। स्विफ्ट जैसा सिस्टम जो है, जैसा स्विफ्ट का सिस्टम है, वैसा आपस में ट्रेड करने के लिए ईरान और रशिया ने उसको डेवलप कर लिया था। एक पूरा सिस्टम डेवलप हो गया था जहाँ पे वो इस ट्रांजैक्शन को कर सकते थे, जहाँ पे ट्रेड्स रूबल के अंदर सेटल होने वाली थी। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में जिस तरीके से यूएस ने रोल प्ले किया है ईरान के अंदर, तो उसको वो कहीं ना कहीं रशिया की जो इस पूरे क्षेत्र में डोमिनेंस है इसको वो खत्म कर रहा है। अगर ये थीम अगर खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि डॉलर का डोमिनेंस बरकरार रहेगा, तो ब्रिक्स की करेंसी आपको लग रहा है कि वो बैक सीटेड हो गई है? दूसरा, आपको लग रहा है कि जो बाकी गोल्ड को लेकर जो न्यूट्रल करेंसी की बातचीत हो रही थी वो भी आपको लग रहा है कि बैक सीटेड हो गई है? और तीसरा, एक और मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूँगा कि चीन और रूस, उनका हित क्या है ईरान में? ईरान को इतना फेवर वो क्यों कर रहे थे? देखिए, पहले दो आंसर क्वेश्चंस का तो आंसर यस है। अब अगर हम बात करते हैं चाइना की और रशिया की, देखिए चाइना की जो जान है, जैसे खैर वो वर्ड यूज़ करना गलत होगा, तो चाइना जो की जो जान है वो ऑयल के अंदर बसी हुई है, बिकॉज चाइना इज़ प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चाइना की ज़रूरत का 70% जो तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है और उसमें से भी एक पर्टिकुलर रास्ते से आता है। अब यहाँ पे क्या है विश्वमन जी, अगर आप देखें तो वेनेजुएला के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तो चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स की जो एक सप्लाई है उसको तोड़ दिया, प्लस ऑयल सप्लाई को तोड़ दिया। और ईरान अपना 80% ऑयल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो अगर ईरान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो वो चाइना जो एक अपना रेयर अर्थ के डोमिनेंस यूएस को दिखाता है, तो वो डोमिनेंस यहाँ पे फिर वो बार्टर डील की तरफ जा सकता है। उस बार्टर डील में क्या होगा कि आप हमें रेयर अर्थ दो तब हम तुम्हें ऑयल देंगे। तो ये एक तो कारण है कि जिस वजह से चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है। दूसरा कारण क्या है कि चाइना पूरे यूरोपियन यूनियन को लेके एक रोड कनेक्ट कर रहा है। अब उस रोड को कनेक्ट करने का जो सेफेस्ट रास्ता है वो ईरान और टर्की के थ्रू जाता है। अब अगर ईरान और टर्की के थ्रू ये रास्ता जाता है तो अगर ईरान में कोई भी वेस्टर्न सपोर्ट गवर्नमेंट बन जाती है तो पर्टिकुलरली उस रोड के ऊपर काम नहीं करने देगी। तो चाइना का यहाँ पे डबल नुकसान है। रशिया की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की 70% जो गैस सप्लाई है उसको रशिया पूरी करता है।
ईरान के ऊपर किसी भी तरह की डोमिनेंस का मतलब होगा कि टर्की के माध्यम से जो यूएस है वो पूरी की पूरी गैस सप्लाई यूरोपियन यूनियन को कर देगा, और हर बार यूरोपियन यूनियन को रशिया के सामने जो नतमस्तक होना पड़ता है या झुकना पड़ता है गैस की ज़रूरतों की वजह से, वो डोमिनेंस रशिया का ख़त्म हो जाएगा। वो जो रशिया जिसको हम कहते हैं तुरुप का इक्का अपनी जेब में रखता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप देखिए 3 दिन पहले या 2 दिन पहले पुतिन साहब ने बोला भी है कि यूएस का जो है यूरोपियन यूनियन में कोई काम नहीं है, आप हमको यहाँ पे जो हम व्यापार कर रहे हैं वो आप व्यापार करने दो। तो रशिया भी ये बात जानता है कि अगर ईरान के अंदर डोमिनेंस बढ़ता है वेस्टर्न यूनियन का, तो यहाँ पे जो वो गैस सप्लाई हो या जिसकी वजह से वो उनकी डिप्लोमेसी जो वहाँ पे राज करती है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। एंड दैट्स अ रीज़न कि ईरान और चाइना और रशिया ये पूरे एक त्रिकोण समीकरण बन रहे हैं। तो जिस तरह की जियो पॉलिटिकल रिस्क और अनिश्चितताएं अभी भी दिख रही है, आपको नहीं लग रहा है कि गोल्ड के लिए ये भी काफ़ी फेवरेबल हो सकता जी है? बिल्कुल फेवरेबल है सर, बिल्कुल फेवरेबल है। और यही एक कारण है कि आप देखिए मतलब पिछले 2-3 दिन की अगर मैं बात करूं, मैं खासकर मार्च महीने की बात करूं, तो मार्च महीना हमारे लिए क्या न्यूज़ लेके आया है गोल्ड के लिए। पोलैंड 70-80 टन सोना बेच रहा है, हाँ। ईटीएफ से आपका 2 से 3 बिलियन डॉलर का जो है वो बुल्गारिया ने भी ईटीएफ की निकासी हुई और बुल्गारिया ने भी ईटीएफ के लिए शिफ्ट किया 2 टन। ईटीएफ के लिए भी शिफ्ट किया। रूस ने 9 टन सोना बेचा। संघाई ने अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। कॉमेक्स में अगर आप देखें तो लॉन्ग का ओपन इंटरेस्ट, बायर साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। एक पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जो रिसेंट में यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आए थे वो पॉजिटिव है, बट वो इतना पॉजिटिव नहीं है कि ये सारी नेगेटिविटी को हटा दे। तो मैं समझता हूँ इस नेगेटिविटी में जो प्राइस अभी इस समय $4,500 के आसपास होना चाहिए था, वो आज अगर $5,000 पे खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेफ हेवन अपील जो गोल्ड की एक इनहेरिटेड वैल्यू है, वो इनहेरिटेड वैल्यू की वजह से अभी भी कायम है। और ये वो समय, अगर मैं भारतीय बाज़ारों की अगर बात करूं तो फिजिकल मार्केट में यहाँ से लेके 1,42,000 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्वर्णिम मौका है आपको गोल्ड में एक्यूमुलेट करने का एसआईपी के माध्यम से या स्टैगर्ड वे में। 2,20,000 मुझे लगता है जिस दिन 1,74,500 क्रॉस करेगा, अगले 30 से 45 ट्रेडिंग सेशंस में लग जाएगा। और यही गोल्ड का सपोर्ट सिल्वर को मिलता रहेगा, जिसकी वजह से सिल्वर भी जो है हम देखेंगे दीपावली तक आपको 3,90,000 95,000 तक मिल जाएगी। ओके। इसी दीपावली तक 395 के टारगेट है? हाँ जी, हाँ जी, इसी ओके। दीपावली तक। और अगर किसी का 2 से 3 साल का नजरिया है तब क्या टारगेट देखें? देखिए अभी 2 से 3 साल की तो बात करना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा घोड़े की रेस पे पैसा लगाने के बराबर, क्योंकि उसका कारण क्या है कि 24 में मतलब इलेक्शंस हुए थे, आज लगभग 2 साल हो जाएंगे इस दीपावली पे। उसके 2 साल बाद यूएस में इलेक्शन चालू हो जाएंगे वापस, और दुनिया भर के 70 देश उस समय इलेक्शन में जा रहे होंगे। तो काफ़ी सारे जियो पोलिटिकल इवेंट्स टर्न अराउंड होंगे। अभी तक ग्राउंड इन्वेजन ईरान में नहीं हुआ है, और यूएस जो है आप देखिए ये ग्राउंड इन्वेजन अपनी आर्मी को लेके नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे भी उनको पता है कि अगर किसी तरह का कुछ भी बैकफायर कर गया और किसी भी यूएस सैनिक की डेथ हो जाती है और कॉफिन्स अगर यूएस वापस जाते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड दैट्स अ रीज़न कि वो कुर्दिश सेना को जो है बोल रहे हैं आप आगे जाइए, सीआईए जो है वो उनकी आंखें बना रहेगा। तो किस तरह के इवेंट्स अनफोल्ड होंगे उनके वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि आप देखिए मैं अभी अल जजीरा देख रहा था 2 दिन पहले, तो काफ़ी सारे एक रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि ईरानीज जो हैं जो बाहर रहते हैं तो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, दे आर कमिंग बैक टू ईरान एंड दे आर सेइंग दैट वी हैव डन अ मिलिट्री ट्रेनिंग इन आवर स्कूल टाइम एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट आवर आर्मी। तो जो एक ट्रम्प का नैरेटिव था या थॉट था कि खामनेई की डेथ के बाद जो है वो ईरान के ऊपर एक छत्र राज कर लेंगे, वो शायद नहीं हो पा रहा है। मतलब कई तरह के जो विचारधारा है वो खत्म नहीं होने वाली, ये कहने का मतलब है सर। लेकिन गोल्ड में अभी तो नियर टर्म आपने कहा कि इस तरह के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका दबाव दिख रहा है, लेकिन ये जो अनिश्चितताएं उसका फायदा गोल्ड को अगर मिलता है तो गोल्ड कहाँ तक ऊपर में जा सकता है? जैसे आपने टारगेट यहाँ पर चांदी के लिए 395 तक का दिया है, तो गोल्ड में क्या टारगेट है दिवाली कम वॉट में? जैसे मैंने कहा कि 1,42,000 1,40,000 तक के जो लेवल्स है दे आर द गुड एक्यूमुलेशन लेवल। ऊपर में मुझे लगता है कि 174,500 का तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। दिवाली तक का है कि उससे पहले का? मुझे लग रहा है पहले ही आपके जुलाई के अप्रैल में, गोल्ड के तो कोई भी टारगेट कभी भी आ जाते हैं। अप्रैल मुझे लग रहा है सेकंड क्वार्टर में जो है आपको 175 के आसपास गोल्ड मिल जाएगा। एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस 1,75,000 आप नोट कर लीजिए 30 to 45 ट्रेडिंग सेशंस में 2,20,000 हो जाएगा। बाहर के मार्केट्स की बात करें तो मुझे लगता है $6,500-7,000 इस साल देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक बड़ी तेजी आपको लग रहा है कि गोल्ड में भी ड्यू है, नियर टर्म है। आखिरी सवाल आपसे होगा, सेंट्रल बैंक का जो ट्रेंड दिख रहा है, क्या इसे
एक ब्रॉडर ट्रेंड माने या कुछ चंद ये स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट है जो पोलैंड की तरफ से हुआ या रूस की जो बिकवाली हुई है, ये छोटे मोटे इस तरह के सेल होंगे? ओवरऑल जो खरीदारी का ट्रेंड है जारी रहेगा सेंट्रल देखिए बैंक? कल भी चाइना का अगर हम डेटा देखें जो आया है फरवरी का, उसमें उन्होंने गोल्ड को जो है वो ऐड किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ट्रेंड जारी रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है विश्वमन जी, उनको सेंट्रल बैंक्स को एक मौका मिल रहा है अकाउंटिंग जादूगिरी करने का। अकाउंटिंग जादूगिरी का मतलब ये हो गया कि मैं गोल्ड का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके अपने कंट्रीज़ के जो डेट है उनको एक्रूड कर दूँ। अब आप यहाँ पे एक्रूड प्रॉफिट के अगेंस्ट में आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो पैसा पड़ा है वो आप दे दोगे। वो देने के बाद आप एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को दे देते हो, आपका डेट भी कम हो जाएगा और एसेट साइज जो है वो आपका बना रहेगा। सेकेंड थिंग क्या है कि गोल्ड का प्राइस जिस लेवल पे बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स हो सकता है स्वैपिंग के ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स मान लीजिए 102 या 105 पे जाता है तो वापस से वॉर के बाद डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा और डॉलर में एक वीकनेस हमको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेड बनती है स्वैप की, कि जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स या कॉरपोरेशंस जिनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो गोल्ड मार्केट में गोल्ड को लीज कर दें और उसके बदले में डॉलर ले लें। और डॉलर मान लीजिए 2 साल ले लिया और 2 साल में 10% डॉलर नीचे आ जाता है और गोल्ड अगर 15% बढ़ जाता है तो 25% तो यही बेनिफिट हो गया उनको। तो मुझे लग रहा है इस तरह के जो अकाउंटिंग जादूगिरीज हैं या ट्रेजरी का जो काम है काफ़ी बढ़ने वाला है गोल्ड में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 100 रुपए को इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में कितना कर दे, चांदी में कितना कर दे? इन्हीं दोनों के लिए मैंने रखा है। देखिए मुझे आज की सिचुएशन में आप बात करोगे तो मैं कहूँगा कि 60-65% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए और सिल्वर में आप 30-35 मैं करिए। 2025 के लिए करना चाह रहा हूँ। 2026 की अगर हम बात करें Sorry, तो 2026 की हम बात करें तो देखिए इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, तो कुछ पता नहीं है कि कल क्या सिचुएशन होगी, कौन कहाँ से बम मारेगा। तो अभी की सिचुएशन में तो मुझे लगता है 60-40 का रेशियो रखना चाहिए। द मोमेंट वॉर बंद होता है, वॉर ख़त्म होता है, वॉर ख़त्म होने के बाद किसी भी तरह का गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आता है और गोल्ड प्राइसेस आपको नीचे में किसी भी समय 4700 4800 मिलते हैं, दैट वुड बी द मूवमेंट कि जब आप सिल्वर में 60% कर दीजिए और गोल्ड में 40% कर दीजिए। देखिए ये एक रोटेशनल है, जब आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ते हुए लगे तब सिल्वर में करिए, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम होती दिखे तब आप गोल्ड में करिए। अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एशिया के अंदर धीरे धीरे कम होंगी क्योंकि ऑयल की जो सप्लाईज है वो काफ़ी कम है। वो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कई सारी इंडस्ट्रीज बंद भी हो रही है और कई सारे अलाइड इंडस्ट्रीज पर भी उसका काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।